नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल पेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे हम एनवायरनमेंट एजुकेशन का। इसका कोड है E503। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसके सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो हम क्विकली देखेंगे इसमें, क्योंकि उससे आपके जो टॉपिक्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं सभी यूनिट्स में, पाँचों की पाँचों यूनिट में, वो आपको एक बार पता लग जाएंगे कौन से हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। दूसरा 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके जो है ना, एक तो सी सेक्शन जो आता है जिसमें आपको 8 क्वेश्चन करने रहते हैं एक एक नंबर के, वो उसमें तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। साथ में जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं उनमें भी काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप बस एक पॉइंट चाहिए आपको लिखने के लिए तो वो मिल जाता है। बाकी तो आप समझदार बहुत हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये हेल्प करने के लिए एक वीडियो मैंने बनाई है, इससे कुछ भी आपकी हेल्प हो पाती है। सो बहुत ही ये मैं कहूँगा कि सफल हो गया वीडियो बनाना। सो दोस्तों, लास्ट मिनट रिवीजन है, फटाफट से हम पाँचों यूनिट के इसमें रहेंगे आपके अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देन एमसीक्यूज जो रहेंगे मल्टीपल चॉइस वाले, और ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। सो सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली, पता ही है आपको पेपर में। उसमें एक तो आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और 1 मार्क्स वाले उसमें 1 वर्ड वाले आते हैं, या एक लाइन में आंसर करने वाले आते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, और खाली स्थान भी आ जाते हैं। एक तो जो 8 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं उनकी वो मर्जी है, ठीक है, कि कैसा वो दे। क्लियर गाइस। सो आज की यूनिट में हम, आज के इस सेशन में हम ये सारी यूनिट कवर करेंगे, और हिंदी मीडियम वालों के लिए सब रहेगा। ठीक है दोस्तों, सो आइए शुरू करते हैं समय खराब न करते हुए। फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं, और फटाफट से देखेंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो होने वाला है लेंदी, कमर कस के बैठ जाइए और फटाफट से एक ही शॉट में देख लीजिए, और आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है दोस्तों। सो गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको एग्जाम के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। आप, मुझे विश्वास है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, और उत्तर भी आप बहुत अच्छे से और शांतिपूर्वक वहाँ से देना। ज़्यादा जल्दबाजी की नीड है नहीं। क्लियर गाइस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई होप कि रिजल्ट आपका जो है ना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत टॉप पर रहेगा। क्लियर गाइस। सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सिंपल सा पूछा गया है। देखिए, बहुत बार अगर प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के देखेंगे तो 2018 में ये प्रश्न आया था कि पर्यावरण क्या है ना। जो 8 मार्क्स में जो आपके आते हैं 3 क्वेश्चन जो आपको करने रहते हैं, उसमें पर्यावरण की सीधी सीधी डेफिनेशन पूछी हुई थी 8 नंबर में। ठीक है, या उसका अक्षेत्र जो है पूछ सकता है कि अक्षेत्र को से उसका क्या अभिप्राय आपका, वर्णन कीजिए। ठीक है, और विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर पर्यावरण का वर्णन कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो पर्यावरण सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि पर्यावरण क्या है, जो आपने पढ़ी रखा होगा, परिआवरण। ठीक है, ऐसे देख लें इसको, परिआवरण। परि मतलब चारों ओर का, और आवरण मतलब एक कवर। ठीक है, सो हमें जो चारों ओर से कवर किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। और इसमें जो भी क्रियाएं होती रहती हैं, जो भौतिक या जीवीय, कैसे भी, ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जैविक तथा अजैविक, जो सब लोग यहाँ पे हैं, जो सब पदार्थ यहाँ पे हैं, इन सब को प्रभावित करने वाली जो भी क्रियाएं एक दूसरे से सब कोरिलेशन में हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये एक चक्र है जो आप पारिस्थितिक तंत्र में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्रियाओं का एक समूह है जिसको हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन है कि यहाँ पे क्या घटित हो रहा है, ऊर्जा कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, और अगर हम मास के थ्रू देखें कि भार किस टाइप से फ्लो, जो आप पिरामिड्स बनाते हैं, तो इसी सब का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। तो पर्यावरण को परिभाषित करने का मैंने आपको बता दिया कि जो भी क्रियाएं होती हैं इसी टाइप से आप परिभाषित कर सकते हैं, और ऊपर वाली को भी इसमें यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कि अंग्रेजी के शब्द से लिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण पर्यावरण है, और एनवायरमेंट एनवायर प्लस मेंट से बना है, और पर्यावरण को आप तोड़ के दिखा सकते हैं, परि प्लस आ प्लस वर्ण, ठीक, या फिर परि प्लस आवरण, इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन अर्थ सबका सेम है। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो जैविक घटक है और अजैविक घटक है। ठीक है, पर्यावरण में वो भी चीज़ें हैं जिनमें जीवन है, और वो भी चीज़ें हैं जिनमें जीवन नहीं है। भाई मिट्टी विट्टी है, इनमें जीवन नहीं है, तो ये भी पर्यावरण का हिस्सा है। अब गैस हम कहने लगे ऑक्सीजन है, ये है। ठीक है, ये जीवन देने में सहायक है सारी, हमें जीवित रखने में सहायक है, लेकिन खुद जीवित नहीं है। जैसे कि चंद्रमा हमें दिखता है लेकिन उसके पास रोशनी नहीं है, ऐसे ही। तो पर्यावरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, पर्यावरण के प्रमुख कारक, उनमें आप लिख देंगे क्या, फिजिकल और केमिकल, और तुम्हारे बायोटिक, एबायोटिक, और जलवायु यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। सो भौतिक, रासायनिक और जीवीय कारक, जीवीय में वही बायोटिक एबायोटिक आ गए, और जलवायु। ठीक है, सो ये इसके प्रमुख कारक हैं, जितने भी वहाँ पे पूछे जाएं इस टाइप से आप लिख सकते हैं। पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, तो पर्यावरण के प्रकारों को देख लेते हैं, या फिर किसी एक प्रकार का नाम यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रकार का नाम लिखिए। तो पर्यावरण है भौतिक पर्यावरण, जिसको प्राकृतिक बोलते हैं, और दूसरा है सांस्कृतिक अथवा सामाजिक या फिर कृत्रिम।
ठीक है भाई, भौतिक तो जो या प्राकृतिक जो है वो तो प्रकृति द्वारा जो बनाया हुआ है। धरती हमने नहीं बनाई, ठीक है, ऑक्सीजन हमने नहीं बनाई, है कि नहीं, बादल हम नहीं बना रहे, सूर्य हमने नहीं बनाया, ठीक है, या तापमान जो भी है, ये सब चीज़ें पहले से ही हमें मतलब मिलती आ रही हैं। लेकिन सांस्कृतिक सामाजिक मतलब जिसको हम उत्पन्न कर सकें, कृत्रिम। अब सपोज करो मुझे कमरे के अंदर गर्मी लग रही है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, एसी ऑन कर दूंगा। एसी ऑन करते ही यहाँ का जो वातावरण है वो ठंडा हो जाएगा। तो ये कृत्रिम है, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक सामाजिक या फिर कृत्रिम जिसमें जिसको मानव निर्माण करे, मानव खुद से निर्माण करे, ठीक है दोस्तों। वायुमंडल का संगठन बताइए। सो यहाँ पे 78% नाइट्रोजन, सबको पता है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और जो बाकी बचा 1% है उसमें बाकी सब गैसेज हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और नियॉन जो भी हैं, ये सारी गैसेज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ये सारी। वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो यहाँ पे ये छः परतें हैं, ठीक है, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल, ये 6 परतें आपको लिखनी है। आपने पढ़ी होंगी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन एकदम विस्तृत उत्तरीय वाला हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के कितने अंग हैं, प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, ठीक है, क्या जीवमंडल है, जीव रहते हैं, स्थलमंडल जो धरतीवर्ती है, वायुमंडल जो हमारे सांस लेने में सहायक है, ठीक है, और जलमंडल जो सब कुछ मतलब पानी वाला सिस्टम, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक बार पढ़ लेंगे तो सब याद हो जाएगा एक बार में ही बस, ठीक है। भौतिक पर्यावरण को कितने समूहों में बांटा गया है, भौतिक पर्यावरण को भैया एक तो जैविक घटक है ना, और दूसरे अजैविक घटक है, दो समूह में बांटा गया है। अब जैविक में सारे जीवधारी आते हैं, अजैविक में सारे वो चीज़ें आती हैं जिनमें प्राण नहीं है, ठीक है, मिट्टी विट्टी ये सब चीज़ें, ठीक है, जल वायु। पर्यावरण में स्थल मंडलीय घटक कौन कौन से हैं, तो स्थल मंडलीय घटक कौन से होंगे भाई, मिट्टी हो गया, पर्वतीय ढाल हो गया, उच्चावच, उच्चावच होते हैं मतलब ये धरातल की बात की जा रही है, ठीक है, कि पृथ्वी का जो पृथ्वी जो है उसका ये समतल नहीं है मैदान, कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो उच्चावच में हम यहाँ पे धरातल की बातें कर रहे हैं, ठीक है। शैल हैं, खनिज हैं, ये सारे जो हैं ये स्थल मंडलीय में आते हैं, क्योंकि भाई मिट्टी के अंदर से खोद के खनिज निकलते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र क्या है भाई, पारितंत्र और परिस्थिति तंत्र दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पहली तो बात, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पारितंत्र कह लो चाहे पारिस्थितिकी तंत्र कह लो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के अंतर्गत जो है हम जीवित और अजीवित वातावरण दोनों का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो पारितंत्र किसी स्थान विशेष पर रहने वाले जीव परस्पर एक दूसरे के साथ तथा अपने पर्यावरण वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, और उनका जो हम मतलब विश्लेषण करते हैं, यही पारितंत्र कहलाता है। और इसका जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, है ना। मानव जीवन के दो पक्ष बताइए जो जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं, क्या होते हैं भाई, एक तो हम जो हमारा स्वास्थ्य है, जैसे कि अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है थोड़ा, कि गर्मी से सर्दियाँ आ रही हैं, तो कहते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारे स्वास्थ्य पे असर डालती है। दूसरा हमारे वस्त्र, गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम जो वुलन वाले हैं वो सब पहनते हैं, भारी वाले, है ना, ताकि ठंड ना लगे। जैविक घटक के विभिन्न प्रकार बताइए, तो यहाँ पे जैविक घटक के जो प्रकार हैं वो उत्पादक है, जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है, जो उत्पादन करते हैं हरे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ये सब, ठीक है, ऐसे लोग जो स्वयं भोजन बनाते हैं। दूसरा यहाँ पे है उपभोक्ता, ठीक है, उत्पादक हो गए, उपभोक्ता, उपभोक्ता होते हैं कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर वो जो पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को, ठीक है ना, और या मतलब पेड़ पौधों के इन सब से जो भी उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादक कर रहे हैं, ठीक है, इनको खा के हम जो है ना अपना कार्य चलाते हैं, ठीक है। और थर्ड जो आते हैं वो आते हैं अपघटक, अपघटक को हम डिकम्पोजर भी बोलते हैं, जो अपघटन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, किन्हें सपोज करो कोई मर गया तो उनको डिकम्पोज हो जाते हैं ना वो, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ले ले, गोबर ओबर जो इकट्ठा होता है, ठीक है, इनका मलमूत्र तो इकट्ठा कर देते हैं, उसका खाद बन जाता है, तो वो खाद बनने की प्रक्रिया मतलब उनका अपघटित होना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। ये हो गए 3 घटक। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। खाद्य मतलब वो जैविक खाद्य नहीं, खाद्य मतलब खाने वाली चीज़ें, ठीक है, वह समूह है जिनमें जीवन, भोजन और भोज्य के रूप में परस्पर संबंधित रहते हैं, ठीक है। तो जीव जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वो खाद्य श्रृंखला से रहते हैं कि ये उसे खाएगा, वो उसे खाएगा, वो उसे खाएगा, चक्र चल रहा है। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, तो परभक्षी, परजीवी और मृतजीवी, ठीक है। ये 3 प्रकार की यहाँ पे खाद्य श्रृंखला आपको लिखनी है, जो कि आपने पढ़ी होंगी बहुत अच्छे से, कुछ नहीं है ज़्यादा, एक रीडिंग लगा के आप चले जाएंगे, मस्त नंबर आएंगे। पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना में किस किस को सम्मिलित किया गया है, पोषक तल, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। पोषक तल किसे कहते हैं,
पारितंत्र के उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था के प्रत्येक भोजन स्तर को पोषक तल कहते हैं। ठीक है। खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो कोरिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है, उसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है ना। अब पारितंत्र के या पारिस्थितिक तंत्र के घटक, जैविक अजैविक, पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है। जैविक घटक जिसमें जीवधारी आते हैं, अजैविक घटक जिसमें जीवधारी नहीं आते। ठीक है। अब इनके भी अगर यहाँ पे पूछने लगे तो उत्पादक, उपभोक्ता और अब घटक, और अगर इनके भी पूछने लगे तो उपभोक्ता में भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आते हैं। ठीक है। प्राथमिक जो शाकाहारी होते हैं हर्बीवोरस, द्वितीयक जो मांसाहारी होते हैं कार्निवोरस। ठीक है ना। और तृतीयक उपभोक्ता वो आते हैं जो मांसाहारी प्राणी है, जैसे एक मांसाहारी दूसरे मांसाहारी को खाता है। ठीक है। इनमें वो आते हैं ओमनिवोरस जिनको बोलते हैं। ठीक है। तो जैविक घटक के पोषण के आधार पर उनको कितने भागों में बांटा जाता है? अच्छा, अजैविक नहीं बताया मैंने। ठीक है। इसके जलवायु अथवा भौतिक घटक हैं और फिर कार्बनिक और अकार्बनिक घटक हैं। जैविक घटक के पोषण के आधार पर, जैविक घटक को पोषण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक घटक के प्रकार, जलवायु घटक, अकार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक वो होते हैं जो जीवधारियों से उनके मरने के बाद जो है ना बनते हैं। अकार्बनिक वो होते हैं जैसे कि ये ऑक्सीजन है, खनिज लवण है, ये सारी चीज़ें अकार्बनिक में आती हैं। ठीक है। और कार्बनिक में जो जीवधारियों से जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो सब ऑर्गेनिक है। भोजन श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? तो भोजन श्रृंखला से क्या समझते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का ये क्वेश्चन है। तो भोजन श्रृंखला आपने वहाँ पे पढ़ी होगी कैसे कि भोजन किस टाइप से जो है ना वहाँ पे फ्लो बन रहा है कि कौन किसको खा रहा है। प्रवाल भित्ति क्या है? तो प्रवाल भित्ति वह स्थान है जो उष्णकटिबंधीय समुद्रों के आसपास गर्म व छिछला जल क्षेत्र हो। ठीक है। जहाँ के जल का तापमान जो है, जैसे कि आपने सुना होगा कि मुंबई है, जैसे कि यहाँ पे इसके आसपास का तापमान कभी कम नहीं जाता, सर्दियाँ होती नहीं है, गर्मियों में गर्मी नहीं होती, सर्दियों में सर्दी नहीं होती। ठीक है ना। तो ऐसी जगह की यहाँ पे बात चल रही है। नेक्स्ट है चारगाह किसे कहते हैं? जहाँ पे घास हो, चारा चर सकें, चारा मिल सके। ठीक है। पशु को। ठीक है जी साहब। अब चलते हैं हम, ये आ गए यहाँ पे रिक्त स्थान की कीजिए पूर्ति। ठीक है ना। सो रिक्त स्थान में भी ऐसा ही सिंपल, आपने अगर कर दिया तो आपको 100% मार्क्स, और आपने अगर नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं। ठीक है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती, निकटवर्ती दशाओं से है। ठीक है। निकटवर्ती स्थितियों से है या निकटवर्ती परिस्थितियों से है। ठीक है। इसके आंसर भी हैं इसके नीचे, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। पृथ्वी के समस्त जलीय भाग को क्या बोलेंगे? जलीय भाग को जलमंडल बोलेंगे, है कि नहीं। जीव अपना कार्बनिक पदार्थ स्वयं से निर्मित करते हैं। जो कार्बनिक जो ऑर्गेनिक होते हैं चीज़ें वो सारी जीवधारियों में पाई जाती हैं। ठीक है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है, परत ही तो है। हाँ ये रहे, देखो आंसर भी आ गए, है ना। अब ठीक है, यहीं से चलेगा मस्त एकदम। यहाँ पे देखो नीचे आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है ना। पारिस्थितिकी में प्राणियों और उनके अरे नहीं, पांचवा नंबर, स्वस्थ स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण संपूर्ण मानव एवं जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। पारिस्थिति में पारितंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको पारिस्थिति बोला जाता है, पारिस्थितिकी बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका उपयोग किया जाता है सेवंथ में है पारिस्थितिकी में प्राणियों और उनके वातावरण में संबंध का अध्ययन किया जाता है ना। यही पारिस्थितिकी तंत्र में किया जाता है, पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है। उसके अध्ययन को पारिस्थितिकी बोला जाता है। तो पारिस्थितिकी वनस्पति, पशु और मानव तथा उनके पर्यावरण के संबंधों का अंतिम परिणाम है। ठीक है ना। किसी एक ही स्थान पर कई प्रकार की आबादियों के समूह को हम क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। किसी जीवधारी का स्थान जहां वह रहता है वो उसका घर कहलाता है। विघटक जीवधारी प्रायः जीवाणु तथा कवक आदि होते हैं, छोटे 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 छोटे, वही विघटन करते हैं, है ना। कभी शेर विघटन नहीं करता कि किसी मरे हुए को ऐसा करके खाद बना दिया, खत्म कर दिया, नहीं, छोटे जीवाणु विषाणु। ठीक है। पारितंत्र में भू रासायनिक चक्र तथा सौर ऊर्जा प्रवाह क्रियाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सत्य असत्य कथनों की। इनके आंसर भी ये रहे, यार मिल गए भैया। ठीक है ना। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दो प्रकार के हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, ऊपर ही ध्यान आपको होगा तो। ठीक है। भौतिक और सांस्कृतिक, है ना, मतलब मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 अंग हैं, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण के मुख्य 10 घटक होते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं भैया इतने ज़्यादा नहीं होते, है ना। पर्यावरण के 10 घटक होने लगे, हम कैसे याद रखेंगे? वायुमंडल में नाइट्रोजन 60%, नहीं 78% है। ऑक्सीजन 35, अन्य कैसे गलत है ये। ठीक है ना। जैविक तत्व में मानव जीव जंतु तथा पेड़ पौधे आते हैं, बिल्कुल सही बात है।
सारे जीवित ही आते हैं। पारितंत्र और पारिस्थितिकी में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर है। पारितंत्र एक सिस्टम है और पारिस्थितिकी उसका अध्ययन है, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। सो ये असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 आ गया, पारितंत्र का उपयोग पारिस्थितिकी में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पारिस्थितिकी जीव प्राणियों तथा उनके वातावरण के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अजैविक पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों नहीं हो सकते। अजैविक जो पदार्थ हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक, क्या ऐसा है? अजैविक पदार्थ दोनों नहीं हो सकते जी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अजैविक पदार्थ जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि यूरिया है, ठीक है, NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला रहता है। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, मतलब असंख्य ऐसे पदार्थ हैं जो जिनमें प्राण नहीं है लेकिन वो क्या है, ऑर्गेनिक है। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें प्राण नहीं है लेकिन वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बिना प्राण वाली चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। प्राणी जगत के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है, बिल्कुल सही बात यहाँ पर है। अब बहुविकल्पीय में आते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यावरण घटक है? फटाफट से बताएं कि निम्न में से पर्यावरण घटक कौन सा है? भूमि, जलवायु, जल एवं वायु, जैविक प्राणी। तो ये सभी जो है सभी के सभी पर्यावरण घटक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी आता ऊपर वाले में। निम्न में से कौन भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? भूमि, जल, वायु, ये सभी। तो भूमि, जल और वायु भौतिक पर्यावरण के ही घटक है, ठीक है ना। तो ये सभी, यहाँ पे भी डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? पर्यावरण का घटक जलवायु, तापमान, जीव जंतु या फिर उच्चावचन, ठीक है। तो पर्यावरण का जो घटक नहीं है, भौतिक पर्यावरण का घटक जीव जंतु, यहाँ पे आप करेक्ट जो है करेंगे कि जीव जंतु भौतिक पर्यावरण का घटक यहाँ पर नहीं है। पर्यावरण शब्द किस भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है? तो ये जो है फ्रेंच शब्द से मिलके, फ्रेंच शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, जिसका जो अर्थ था वो था चारों ओर से ढका हुआ। डावन मायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? निकटवर्ती दशाओं से। सृष्टि संबंधी जो तत्व है उसको आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? सृष्टि संबंधित कॉस्मिक एलिमेंट्स, वो भौतिक पर्यावरण का पार्ट होगा, जैविक का नहीं होगा, सांस्कृतिक का नहीं होगा, क्योंकि इंसान नहीं बनाता और जीव जंतु उसमें नहीं होते। तो यहाँ पे भौतिक पर्यावरण में उसको हम रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक इंसेक्ट्स, परजीवी कीट किस पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं? भौतिक में, सांस्कृतिक में, जैविक में, या इनमें से कोई नहीं? तो जैविक पर्यावरण में आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण की बाह्य शक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो सौर प्रकाश, तापमान, वायु वेग, ये सभी। तो सौर प्रकाश भी है, प्रकाश भी पर्यावरण का पार्ट है, और तापमान भी है, और वायु वेग भी है। तो ये सभी। जल पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है? फटाफट से बताएं, ये आंसर तो सबको पता होगा, 73 भाग पर, ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? प्राकृतिक पर्यावरण का अंग कौन सा है? फटाफट से यहाँ पे बताएंगे। स्थलमंडल, वायुमंडल या जलमंडल? ये तीनों ही। सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। पारितंत्र का तत्व है सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, भौतिक तत्व, सभी इसके तत्व हैं। सो यहाँ पे भी डी ही करेक्ट होगा, ठीक है। खरगोश किस श्रेणी का उपभोक्ता है? शाकाहारी, मांसाहारी, उभयचारी या विघटक? तो शाकाहारी, क्योंकि खरगोश जो है ना गाजर वाजर खाता रहता है, लोगों की उखाड़ के घास वास खाता रहता है, पत्ती खाता रहता है, शाकाहारी है। विघटक जीवधारी की मुख्य भूमिका क्या होती है? नया उत्पादन करना, नष्ट हुई सामग्री सामान्य पदार्थों में ले आना, उपभोक्ताओं की सहायता करना, विकृत पारिस्थितिकी तंत्र। नया उत्पादन नहीं करना है, जो सामग्री हमारी जैसे कि कुछ वेस्ट हो गया या कुछ कोई जीव मर गया, ठीक है, तो उसको सामान्य पदार्थ में, अब जो जीव है उसमें बदबू रहेगी, ये सब चीज़ें रहेगी, बहुत गंदगी रहेगी, लेकिन वो उसका विघटन करके उसको नॉर्मल खाद वाद में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका वापस से जो है पौधे यूज़ करते हैं। 14th है पारितंत्र का मुख्य रूप है। पारितंत्र का मुख्य रूप प्राकृतिक, मानवीकृत, अंतरिक्ष। यहाँ पे पारितंत्र जो है हम तीनों ही चीज़ों को पढ़ते हैं, इनमें मानवीकृत में भी आता है, ये प्राकृतिक भी है यहाँ पे, और अंतरिक्ष का भी अध्ययन यहाँ पे चलता है। ये सभी यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। एक उत्तम पारितंत्र का घटक होता है। उत्तम पारितंत्र का घटक अजैविक पदार्थ हो सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, ये तो सारे ही हो सकते हैं। निम्न में से कौन विघटक नहीं है? ठीक है, विघटक जो है वो बताना है कि इनमें से कौन नहीं है। बैक्टीरिया नहीं है, फफूंद नहीं है, या मकड़ी नहीं है, या चूहा नहीं है।
ठीक है। सो बैक्टीरिया, फफूंद, मकड़ी और चूहा। सो चूहा यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया तो है ही, फफूंद भी है ही, मकड़ी भी विघटक ही है एक तरीके से, ठीक है ना। हालांकि थोड़ी बड़ी हो गई इन लोगों से, दोनों से, लेकिन चूहा यहाँ पे विघटक नहीं है, चूहा विघटक नहीं है। जब एक ही भोजन की कई भोजन श्रृंखला बन जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम भोजन जाल बोलते हैं, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, भोजन जाल। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण जीव के, ये देखिए आंसर भी आ गए, ठीक है। 18 नंबर, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, कहाँ दिया 18 इसमें, सी, है ना। सो फिटिंग, यह कथन किसका है? फिटिंग का है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व बस्तियां, रेलमार्ग, जलवायु, नहरें। तो सांस्कृतिक में जलवायु नहीं होनी चाहिए, और 19वें का सी, ठीक है ना। जब एक ही भोजन कि कई कई भोजन श्रृंखला बन जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, भोजन जाल कहते हैं, और 20 का बी, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके फर्स्ट यूनिट, यहाँ पे होती है आपकी फिनिश। अब चलेंगे हम सेकंड यूनिट की ओर, और दिल थाम के थोड़ा सा इनको देखते रहिए बैठे बैठे, क्योंकि आपको ना लेटे लेटे ही कुछ बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसा कि पेपर हमने देखे हैं और आप लोगों ने भी प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे या चर्चा की होगी अपने टीचर अध्यापकों से, सो उनमें इसी टाइप के प्रश्न यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सिंपल से प्रश्न मिलते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार आप अच्छे से देख लेने से सारा कुछ यहाँ पे क्लियर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ सेकंड यूनिट के कुछ प्रश्नों को, फटाफट से देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ बताइए। तो संसाधन रिसोर्सेज, जिनसे हमें उपयुक्त चीज़ें, सामग्री वगैरह मिलती रहती हैं, जो हमें प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम भूगर्भ जल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है? वाटर रिसोर्स है हमारे लिए, है ना। प्रकाश के लिए हमारा रिसोर्स क्या है? सूर्य, है ना, वहाँ से हमें प्रकाश मिलता रहता है। सो रिसोर्सेज होते हैं प्राकृतिक संसाधन, मतलब रिसोर्सेज होते हैं जिनसे जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें, हमें चीज़ें वहाँ से मिलती रहें, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन अब कितने प्रकार के हो? एक ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और एक ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो अक्षयकारी और क्षयकारी, ठीक है। अक्षय मतलब जो ना हो खत्म, और क्षय, दोनों का मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम सा ही लगता है, ठीक है। लेकिन पहले वाला जो ए है वो खत्म नहीं होगा, बी वाला खत्म हो जाएगा। तो अक्षय संसाधन से आप क्या समझते हैं? ये संसाधन जो काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। वायु है, शक्ति, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा, है ना, वर्षा, परमाणु ऊर्जा, ये सब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वो देखते हैं वो कौन से हैं, जो मैं बताया था आपको कि जो समाप्त हो जाए, जैसे कि पेट्रोलियम है, खत्म हो सकता है। भूगर्भित जल है, जल तो खैर बहुत है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ जगह, कुछ एरियो में, राजस्थान वाला एरिया है, या अपने यहाँ भी एरिया हैं, यूपी में भी बहुत सारे ऐसे जहाँ पे जल बहुत कम है, ठीक है। अक्षयकारी संसाधन के प्रकार, अन्वीकरण और नवीकरण। अन्वीकरण वो होते हैं जो दोबारा से पैदा नहीं किए जा सकते, जैसे कि पेट्रोलियम है, उसको करोड़ों वर्ष लगते हैं बनने में, तो हम नहीं उसको पैदा कर सकते। नवीकरण जिनको हम कर सकते, जैसे कि फॉरेस्टेशन है, अच्छी खासी देखभाल करो, एक टीम छोड़ो, वापस से जंगल तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। हालांकि मतलब जैसे जितना मैंने आसानी से बोल दिया, इतना आसानी से नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, कि एक आदमी भी अगर 10-10 पेड़ लगाएगा, अगर सब लोग ऐसे करने लगे तो हो जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम को सब लोग मिलकर भी नहीं बना सकते, ठीक है। कणों की संरचना की दृष्टि से मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो चीका मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, 3 प्रकार की। 2017 में आया था FRI, FIR नहीं, FRI है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वनों के 2 लाभ, एक तो भैया औषधीय लाभ है, छाँव का लाभ है, मिट्टी से रोकने का लाभ है, और बहुमूल्य लकड़ी का लाभ है। सो बहुत सारे लाभ हैं। प्रथम विश्व खाद्य सम्मेलन कब हुआ था? 1974 ईस्वी। BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? SO2 से खतरा है। रीज़न क्या है? SO2 जो है ना, वायु में कहाँ चिमनी विमनी से निकलती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो है, H2O के साथ मिक्स होके एसिड बनाती है ना। ये जो है रिएक्ट करके क्या बनाती है? एसिड बनाती है, और उस एसिड से ही ताजमहल को खतरा है, उसका रंग पीला होने लगता है। और ये जो एसिड बनाती है, इसी से क्या होता है? एसिड रेन होती है, ठीक है, ये पानी में मिक्स हो जाती है, ठीक है ना। और जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है SO2 से, पहले H2SO3 बनेगा, फिर H2SO4 बनेगा, सॉरी HSO3 बनेगा और H2SO4 बनेगा, इस टाइप से बनेंगे। सो 2 एसिड बनते हैं और ये दोनों ही खतरनाक हो रहे हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड उनको बोलते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री का चैनल है, तो केमिस्ट्री की जानकारी आपको मिल जाएगी। रिक्त स्थानों की करिए पूर्ति फटाफट से। प्रश्न नंबर 1,
अक्षय संसाधन वह प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। सो नीचे ये रहे आंसर भी। नवीकरणीय संसाधन जिनको दोबारा से तैयार किया जा सकता है वो अनवीकरणीय बन सकते हैं, अगर हम उनकी देखभाल ये सब चीज़ें ना करें तो नहीं होंगे वो। नेक्स्ट है वन्यजीव खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं। वन जनजातीय लोगों को भोजन प्रदान करते हैं, लकड़ी प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। मृदा संरक्षण वनों से ही होता है। विश्व का वन क्षेत्र तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है? नहीं नहीं, घट रहा है। प्रथम वन नीति 1894 में बनी थी। महासागरों के जल में नमक की मात्रा लगभग कितने ग्राम प्रति लीटर होती है? तो ये है 35 ग्राम प्रति लीटर। पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1 ml पर लीटर। फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोरीन का आयन है, फ्लोराइड आयन। किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा से ही कार्य करना संभव है। ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन को बचाने का सबसे सरल उपाय बायोगैस, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो पशु हैं काफ़ी मिलते हैं, तो गोबर से ही बायोगैस बना लो और उसी से जो है ना आप घर में छोटा छोटा प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 11th पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सो ये आपके हुए क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। आइए अब देखते हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स को। सो कोयला एक नवीकरणीय संसाधन है? जी नहीं, नवीकरणीय नहीं है। अरे यहाँ पे देखो ये सत्य दिया हुआ है, गलत है ये। नीचे जो आंसर दिया गया है सत्य नहीं, सत्य नहीं है, असत्य है। अनवीकरणीय संसाधन है ये, इनको इसका जो है ना नवीकरण लाखों सालों में होता है। वन जैव विविधता के भंडार होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में बीड़ी को लपेटने के लिए ढाक के पत्तों का उपयोग किया जाता है। बीड़ी को लपेटने के लिए ढाक के पत्तों का उपयोग नहीं किया जाता। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है, असत्य, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। थल अनेक पदार्थों का स्रोत है जो मानव तथा अन्य जीवों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। वन जलवायु के नियंत्रण कर्ता भी कहे जाते हैं। वन से जलवायु नियंत्रण होती है, कि अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि अमेजोन के जंगलों में आग लग गई थी, तो इससे जो है ना बारिश पे बहुत ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि अमेजोन का जंगल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये वर्षा के मुख्य जो है वो कारक है, वर्षा करवाने में सहायक है। ठीक है, तो ये सत्य है। वनों के विनाश का कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। हाँ बिल्कुल है। मनुष्य अधिकतम 1 लीटर जल में 5 ग्राम नमक ही सहन कर सकता है। मनुष्य जल में 5 ग्राम नमक, तो सत्य है, अधिकतम 5 ग्राम नमक ही सहन कर सकता है। देखेंगे भैया पी के। कीटनाशी बहुत या सूक्ष्म मात्रा में मनुष्य और पशुओं के शरीर में प्रवेश करके उनके शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। कीटनाशी कब से स्वस्थ बनाने लगे? मार देंगे और जान ले लेंगे। ठीक है, गलती से भी मत कर लेना। भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडारण 65 बिलियन घन मीटर है। हाँ बिल्कुल, प्राकृतिक गैस का कुल भंडारण इतना ही है। गैस चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो यहाँ पे सौर ऊर्जा है, भूमि है, जल है, तीनों ही प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलीय जीवन। तो सारा जैविक बायोटिक घटक है, तो ये सभी। ठीक है, यहाँ पर भी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है? तो पत्थर, प्राकृतिक गैस, जलवायु, तीनों ही अजैव हैं, तो ये अजैविक घटक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। प्राकृतिक संसाधनों से हमें प्राप्त, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह डी ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब 3 ऑप्शन आपको पता लग गए ना, इनमें से एक भी आता है, बाकी कुछ भी दे देते हैं, तो आपको वो याद रखना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों से हमें प्राप्त होता है, भोजन भी मिलता है, ईंधन भी मिलता है, जल भी मिलता है, तो सारी चीज़ें मिलती हैं। निम्नलिखित में से समाप्त होने अथवा प्राकृतिक संसाधन है, निम्नलिखित में समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो वन समाप्त हो सकते हैं, वन्य जीव, खनिज तेल, तो ये सभी यहाँ पे क्लिक आप कर सकते हैं। पश्चिमी घाट की, ये देखिए आंसर भी आ गए। पश्चिमी घाट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति क्या है? पश्चिमी घाट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति जो है वो सागौन है। ठीक है, सागौन के पेड़। भूगर्भ जल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। ठीक है भाई, छत जल संग्रह, कुएं, तालाब। छत जल जो है, छत पे जो जल आता है तालाबों में जाता है, कुएं तो और पानी निकालते हैं, और तालाब तो उस वक्त भी होते हैं जब लोग, आपने सुने होंगे कहते हुए, गांव में ज़्यादा मिल जाता है कि बरसात नहीं हुई बहुत दिनों से, गर्मी पड़ रही है, तो जो जल स्तर है वो घट गया, कुछ नल वहाँ पे पानी देना बंद कर देते हैं, फिर बरसात हो गई कुछ दिनों बाद बहुत अच्छी। ठीक है, तो वो वापस से जो है जल स्तर बढ़ जाता है और कहते हैं कि हाँ अभी ये नल भी पानी देना शुरू कर दिया इसने। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। शुद्ध जल का जो पीएच है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, वो कितना होता है? तो शुद्ध जल की अगर हम बात करें, तो शुद्ध जल होता है केमिस्ट्री लैब वाला जल, बिल्कुल, जिसमें सिर्फ H2O ही रहता है, बाकी कुछ नहीं। जो हम पीते हैं इनमें तो बहुत खनिज पदार्थ वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है,
मेटल वेटल के आयंस रहते हैं, उसमें नहीं होते। तो उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 रहती है, ठीक है ना। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज पदार्थ से है? तो हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। तो Fe मतलब आयरन, तो लौह अयस्क यहाँ पे होता है। ये एक आयरन ओर है जिसमें से हम, आयरन ओर मतलब धरती से निकलने वाला मिट्टी मिट्टी वाला एक बहुत जो भी अगर हम खोदेंगे नीचे से तो मिट्टी के साथ ही या मिट्टी ही निकलेगी, ठीक है, उसमें लोहे की मात्रा रहती है। तो यहाँ से हम लोहा जो है वो निकालते हैं। तो उस जो भी मिट्टी वाली जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं जिसको, ठीक है, उसका नाम रखा गया हेमेटाइट, ठीक है। ऐसी मिट्टी जिसमें लोहे की अधिकता हो, ऐसे समझ लीजिए आप। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए भैया। यूनिट सेकंड आपकी हो चुकी है फिनिश। और बात करते हैं हम यूनिट थर्ड के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जैव विविधता क्या होती है। डाइवर्सिटी जीवों में, ठीक है, विविधता भिन्नता, ठीक है, विविधता मतलब भिन्नता, जहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ रहती हैं, चाहे वो जीव जंतुओं से रिलेटेड है, पेड़ पौधों से रिलेटेड है, वो सब। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर कितनी प्रजातियां हैं? तो 300 लाख प्रजातियां यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो है वो है, अकॉर्डिंग टू वैज्ञानिक, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां हैं, है कि नहीं। अब इनमें सिर्फ यही नहीं कि जो आपको दिखते हैं वह वो भी प्रजातियां हैं जो हमें नहीं भी दिखती, है ना, बहुत छोटे होते हैं। उष्ण प्रदेशों में उष्ण प्रदेशों व शीत प्रदेशों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े की संख्या में कितना और क्यों अंतर पाया जाता है? सो उष्ण प्रदेशों में शुद्ध जल में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों की संख्या शीत प्रदेशों की अपेक्षा 3 से 6 गुना अधिक पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि भाई ठंड में वो मर जाते हैं और गर्मी में थोड़ा सही रहता है, तो उनका जो संख्या है वो बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। प्रजातीय विविधता से क्या आशय है? प्रजातीय मतलब एक ही जाति के अंतर्गत पाई जाने वाली जो भिन्नता है, उससे मतलब है। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 1972 में लागू हुआ था। प्रजाति विलुप्तीकरण के कारण क्या हो सकते हैं? वातावरण का परिवर्तित हो जाना, मान लिया किसी को कोई ऐसी जीव है जिनको जंगल चाहिए और जंगल अब मिल नहीं रहा है ना, हमने सब पेड़ काट डाले, सड़कें बना दी, बिल्डिंग बना दी, सब बना दी, तो जीव कहाँ रहेंगे? तो वो विलुप्त हो जाएंगे, परेशान हो के मर जाएंगे, ठीक है। व्यापारी व्यापारिक कृषि, प्रदूषण और विदेशी प्रजातियों का आगमन, कुछ ऐसी प्रजातियां आ जाती हैं जो उनको खा लेती हैं, ठीक है, इस टाइप से। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट वह एक स्पॉट मतलब एक कोई पॉइंट, एक कोई जगह, ठीक है। तो यहाँ हॉटस्पॉट का मतलब किसी जगह से है ना, कि वह क्षेत्र जहाँ किसी समय वनस्पतियों व जंतुओं की अत्यधिक संख्या व विविधता पाई जाती थी, लेकिन अब नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय जंगलों में मिलती है। जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है? ये कम क्यों हो रही है? कि आवास का एक तो विनाश हो गया, जो मैंने आपको बताया कि जंगल वंगल काट लेते हैं। शिकार, है ना, शिकार खेलने निकल जाते हैं। चिड़ियाघर, शिकार का मतलब यही है कि जैसे कि अभी हथिनी का केस आया था एक, उसको मतलब पटाखे, अनानास में पटाखा खिला के मार डाला, ठीक है। ऐसे मतलब ये तो एक हाईलाइटेड केस है, ऐसे बहुत सारे इतने केसेस हैं जो पता ही नहीं चलते, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है तस्करी के उसमें। चिड़ियाघर एवं अनुसंधान के लिए पकड़ के रखते हैं, पिंजरों में रखते हैं। अभी एक बहुत बड़े बाज की एक वीडियो रिलीज़ हुई थी, ठीक है, वो बहुत दिनों तक पिंजरे में रहा, फिर उसको उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, बाद में जब उनके टेस्ट वेस्ट हो गए, जो भी हो गए, अब वो उस उड़ना ही भूल गया था, ठीक है ना। सो एक पहाड़ से टकरा के वो मर गया। जलीय प्रदूषण, जंगलों का विनाश, ये सब जो है नुकसान ही करते हैं। वन विनाश के कोई दो कारण बताइए। तो वन विनाश के दो कारण ये तो अंधाधुंध कटाई, ठीक है। अब ये दोनों ही कारण इन्होंने, अंधाधुंध कटाई, अनियंत्रित शोषण का मतलब यही है कि हमने जितना चाहिए उतना नहीं ले रहे, उससे ज़्यादा ले रहे हैं। और कृषि के हेतु जो है ना, वन जंगल खड़े थे, हम अब वहाँ पे खेती करने लगे तो जंगल काट दिए, ठीक है। या फिर आग वाग लग गई जंगलों में। वन्य जीवों के संरक्षण के दो उपाय। पहले तो उपाय क्या है? वनों के विनाश को ही रोको भाई। घर किसी का, अगर हम कहाँ रहेंगे अगर घर ही नहीं होंगे तो? अभी जाड़े आ रहे हैं, सपोज करो कोई बाहर रहने लगा, मर जाएगा, है कि नहीं। सो जैसे ही वहाँ पे वन्य जीव हैं तो वो वन जरूरी है, वन उनका घर है, आश्रय है, ठीक है। सो उनको एक तो हमें बना के रखना है और वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतया रोक लगानी है। हमारे देश में कितने वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कितने हैं? राजा जी नेशनल पार्क, है ना, इस टाइप से। तो हमारे देश में 520 वन्यजीव अभयारण्य तथा 102 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहाँ पर ये सब रहते हैं, जीव जंतु वगैरह। वन विनाश के कोई दो कारण बताइए। तो वन विनाश के दो कारण बता चुके हैं हम। वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण भी बता चुके हैं। भारत में वन्य जीव प्रबंधन संगठन के दो लक्ष्य बताइए। सो वन्य जीव प्रबंधन संगठन के दो लक्ष्य क्या है? आप बता सकते हैं कि एक तो नियमित प्रयोग, ठीक है, किसका?
जो वन्य जीवों को बचाने के लिए जो उनके आश्रय हैं, जो घर हैं, और उनसे अगर हमें कोई और चीज़ बनानी है, जैसे कि जंगल है, तो वन्य जीवों का आश्रय है, उनका घर है, और जंगल हमें भी ज़रूरी है, पेड़ लकड़ी ये सब चीज़ें। सो उतना ही हम उनकी इस्तेमाल करें ताकि उनके घरों पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम पेड़ पौधे लगाते भी रहें, फिर उनसे अपना काम चलाते भी रहें। ठीक है। सो ये एक लक्ष्य तो ये है कि उनका सुरक्षित और जो उचित ज़रूरत है वो वहाँ पे बनी रहे सबके लिए। भौतिक सुरक्षा स्थलों में वनस्पति तथा पशु प्रजातियों का कानून द्वारा संरक्षण। भारत में रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो रेगिस्तानी मिट्टी भैया रेगिस्तान में ही मिलेगी, है ना। और रेगिस्तान कहाँ है? कच्छ रण, है ना, पोखरन। वन्य जीवों का एक लाभ लिखिए। सो जैसे कि भेड़ है ना, बहुत उसे वो बनते हैं ना, ऊन बनाई जाती है उसके बाल से, है ना। उनकी खाल, उनकी हड्डियाँ, उनके जो सींग होते हैं, इन सब से चीज़ें बटन वटन बनते हैं, है ना। उन चमड़ा बनता है और औषधियाँ बनती हैं, और जो है उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है यूज़ में आते हैं। भारत में पशुओं तथा पादपों की लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो 75,000 पशुओं की प्रजाति और 45,000 पादपों की प्रजाति। भारत को कितने फ्लोरिस्टिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 फ्लोरिस्टिक क्षेत्रों में भारत को जो है बांटा। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सो कान्हा जो है वो मांडला, और ये मांडला है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में एक और है शिवपुरी, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। जैव विविधता के संदर्भ में भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? सो केरल राज्य की साइलेंट वैली, है ना, साइलेंट वैली जो है सबसे समृद्ध क्षेत्र है। पादप प्लवक किस परिस्थितिकी तंत्र के सदस्य हैं? तो मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है, इताई इताई रोग किस तत्व के कारण होता है? कैडमियम, कैडमियम तत्व के कारण इताई इताई रोग हो जाता है। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। स्थूल रूप से जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का पर्याय है। अनुवांशिक विविधता प्रजाति के अंदर ही जीन की विविधता से संबंधित है। समुदाय के भीतर विविधता क्या कहलाती है? अल्फा विविधता। समुदाय के अंदर की विविधता, है ना, एक ही समुदाय। समुदाय के मध्य विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। दो समुदाय के मध्य विविधता को बीटा, ठीक है ना। जैव विविधता मानव को अनेक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है ना। जैव विविधता हमारी आर्थिक संपन्नता में वृद्धि करती है। भौगोलिक क्षेत्र में मिलने वाली सभी प्रकार की जैव विविधता को गामा विविधता कहते हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र में होती है। तो अल्फा बीटा गामा तीनों विविधताएं आपको पता लगी, समुदाय के अंदर, समुदायों में और भौगोलिक स्तर पर। बंगाल रेनोसर्स प्रिजर्वेशन एक्ट कब पारित हुआ? ये 1932 में पारित हुआ था। क्लियर गाइस। अब बात करते हैं हम सत्य असत्य वचनों की। सो जैव विविधता एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। किसी एक क्षेत्र की अधिकांश विविधता गामा विविधता कहलाती है? नहीं नहीं नहीं, गामा विविधता होती है भौगोलिक स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है। समुदाय के मध्य की विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं, उसको बीटा विविधता कहते हैं, ठीक है। समुदाय के मध्य बीटा विविधता होती है, अल्फा होती है समुदाय के अंदर। अक्षांश में परिवर्तन के साथ ही जैव विविधता में विभिन्नता आ जाती है, बिल्कुल सही। भारत की जैव विविधता विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधताओं में से एक है। हाँ जी। एक स्थान पर कई प्रकार की आबादियों का समूह प्रजाति कहलाता है। एक स्थान पर, नहीं नहीं, ये इसको हम समुदाय बोलते हैं। क्षेत्रफल की एक इकाई में जातियों की मौजूद संख्या को जाति बहुलता कहते हैं। हाँ। अंडमान क्षेत्र में सदाबहार मैनग्रोव पौधे मिलते हैं। केंद्रीय वनस्पति उद्यान हावड़ा भारत में जर्म प्लाज्म का मुख्य केंद्र है, ठीक है। दोनों ही सत्य हैं भाई, 8th 9th 10th में प्रत्येक जीवधारी की अपनी अनेक प्रजातियां होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये थे सत्य और असत्य। अब बात हम करते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। जैव विषमता का संबंध किससे होता है? जीवमंडल से होता है, भूमंडल से होता है, पारितंत्र से होता है, या फिर सभी से? तो सभी यहाँ पे प्रभाव कहीं ना कहीं अपना रखते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। जैविक विषमता का स्तर है, एकल स्तर है जैविक विषमता का, सामुदायिक स्तर है, या अनुवांशिक स्तर है। तो तीनों ही स्तर यहाँ पे मुझे सही लग रहे हैं, तो डी ही यहाँ पे करेक्ट होगा। जैविक विषमता की आवश्यकता क्या है? जैविक विषमता की क्या क्या आवश्यकता? पर्यावरण अनुरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण में, पारितंत्र को बनाए रखने में। सो पारितंत्र को बनाए रखने में तीनों की ही नहीं, जैविक विषमता को बनाए रखने में तीनों की ही आवश्यकता है, ठीक है। ये जैविक विषमता पर्यावरण अनुरक्षण में भी सहायक है, संरक्षण में भी सहायक है, और पारितंत्र में भी सहायक है। सो यहाँ पे भी डी ही ऑप्शन मेरे ख्याल से करेक्ट होगा। देख लेंगे अभी आंसर, ठीक है। इधर उधर हुआ तो कर लेंगे बाद में। जैविक विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सो भैया ये देखना पड़ेगा कहाँ आयोजित हुआ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। पेरिस में, फ्रांस में, मतलब पेरिस फ्रांस, रियो दे जनेरियो ब्राज़ील है, दिल्ली भारत है, ठीक है।
हो सकता है फ्रांस में या फिर ब्राज़ील में। 50-50 कर लिया हमने। एक स्थान पर कई प्रकार की आबादियों के समूह को क्या बोलते हैं? एक स्थान पर कई प्रकार की आबादियों के समूह को समुदाय बोलते हैं। जैविक विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है? जल की, मिट्टी की, पौधे की या मानव की? मानव की। ये आ गया आंसर। और आंसर था किसका, हमें देखना था। जैविक विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? फोर्थ। सो फोर्थ का है यहाँ पे बी, ठीक है ना। सो ब्राजील में हुआ था ये। नेक्स्ट है, जैविक विषमता के संरक्षण एवं अनुरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। तो सेवंथ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इन सभी के द्वारा विश्व संगठन संरक्षण यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। भारत में जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है सरकारी संस्थानों द्वारा, गैर सरकारी संस्थानों द्वारा या फिर सरकारी अधिनियमों से। तो सरकारी संस्थान भी चल रहे हैं, ठीक है, एनजीओज भी चल रही हैं और सरकारी नियम भी चल रहे हैं, तो सभी से। भारत में पशुओं की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 45,000 जो बताई थी। द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1912 में ये पारित हुआ। सो गाइज यूनिट नंबर 3 यहाँ पे होती है फिनिश, और अब बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 4 की ओर। क्या कुछ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो देखते हैं, और ये सिंपल की पर्यावरण की चुनौतियाँ उसमें क्या क्या आती हैं, उसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है ना। प्रदूषण क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखेंगे। तो चुनौतियाँ प्रदूषण की ही हैं, यही सब समस्याएं क्या हैं, वो इस पे बेस्ड रहेगी ये यूनिट। तो फटाफट से देखते हैं कि प्रदूषण का क्या अर्थ है। प्रदूषण ऐसे पदार्थ जो हमें मतलब खतरनाक हों, कुछ दुष्प्रभाव रखते हों, अगर वैसे पदार्थ किसी अच्छी चीज़ में मिक्स हो जाएं तो उसको क्या कर देते हैं? प्रदूषित, ठीक है। अभी पानी है, पानी में मिट्टी डल जाए या पानी में साबुन मिक्स हो जाए, ठीक है, उसको हम पी नहीं सकते। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि पानी जो हमारे योग्य था वो अब प्रदूषित हो गया है, ठीक है। सो अवांछनीय, जो हमें नहीं चाहिए, है ना। प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? तो प्राकृतिक होता है और मानवीकृत होता है और फिर अन्य प्रदूषण है। तो 3 प्रकार यहाँ पे प्रदूषण के बोले हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो प्राकृतिक प्रदूषण में धूल प्रदूषण आ गया, हवा चली तो धूल उड़ गई। वायु प्रदूषण, ठीक है, जो जंगल वंगल में आग लग जाएगी तो भाई धुआं वहाँ से निकलेगा, तो वायु प्रदूषण हम वहाँ पे बोल सकते हैं। और भूजल प्रदूषण, ठीक है, भूजल प्रदूषण की कोई ऐसी चीज़ मिक्स हो गई कि सपोज करो कहीं पे तेल, जो पेट्रोलियम है वो मिक्स हो गया, ठीक है, और नल से पानी की जगह पे मिक्स होकर पेट्रोल ही आ रहा है, तो ठीक है, हम उसको भाई पी नहीं सकते। तो एक प्रकार से वो भी क्या है? प्रदूषण है, ठीक है ना। सो यहाँ पे प्रदूषण वही वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ताप प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण हो गए, ठीक है ना। मानवकृत प्रदूषण, तो मानवकृत प्रदूषण यही आते हैं इसमें। जल प्रदूषण, जल को प्रदूषित कर दिया। वायु प्रदूषण जो मैंने बोला, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तापीय, तेलीय या फिर रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो रेडियो एक्टिव रेज की वजह से होता है, ठीक है ना। वायु प्रदूषण का जीव जगत पर प्रभाव, भाई सांस लेने में दिक्कत सभी को, और उससे होने वाले कोई बुरे प्रभाव पड़ जाएंगे, ठीक है। जल प्रदूषण का जीव जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो पानी के में घुलनशील ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहिए शरीर को, वो उसमें मिल के हमारे शरीर में जाते रहेंगे और वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम किसी तालाब में मछलियाँ हैं और उसमें पूरा में साबुन वाबुन का पानी ये सब चीज़ें घोल दें तो उनको इस चीज़ से दिक्कत होती है, ठीक है। वायु प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत क्या है? भाई हम चिमनियाँ, भट्टियाँ, ठीक है, चूल्हा जला रहे या फिर चिमनियों से जो धुआं निकल रहा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, ठीक है, औद्योगिक उत्सर्जन में आ जाता है वो। सामाजिक क्रियाकलाप, तो ये सब चीज़ें। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य को कौन कौन से रोग होते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण, आप बहुत हाई साउंड में लीड लगा के गाने सुनते हैं तो उससे जो है सुनने की शक्ति प्रभावित होती है। कहते हैं कि बहुत देर तक लाउड ली जो है वो गाने नहीं सुनने चाहिए, ठीक है ना। सो ये है। या फिर जो है बहुत हाई डीजे वीजे जो बज रहा है तो हार्ट रेट जो है ना वहाँ पे बढ़ जाता है, तो उच्च रक्तचाप जैसे ये रोग हो जाते हैं। वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? भैया वाहनों को बंद कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बंद भी नहीं करना। तो उनमें क्या है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है, मंडल है, पेट्रोलियम उद्योग के लिए उन्होंने मोटर स्प्रिट में टेट्रा इथाइल लेड मिलाने की जो सीमा है वो 0.55 ग्राम से 0.15 ग्राम प्रति लीटर निर्धारित की है, ठीक है, कि भाई इसको कम मिलाएं ताकि प्रदूषण जो है वहाँ पे CFCs या कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो कम हो, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस होती है। ध्वनि प्रदूषण का उपचार बताइए। ध्वनि प्रदूषण क्या है कि अवेयरनेस एक तो होनी चाहिए लोगों में कि हाँ हमने जो है ना भाई ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं करना, ज़्यादा डीजे वीजे नहीं बजाने, अनावश्यक कुछ भी ऐसा नहीं करना। जैसे कि बहुत लोग क्या है ना साइलेंसर चेंज कराते हैं या हटा देते हैं तो पटर 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 करते हैं, तो ये भी एक ध्वनि प्रदूषण है। अगर लोग जागरूक रहेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो सरकार द्वारा सेमिनार जो आयोजित हैं वो कर सकते हैं, मॉक ड्रिल करा सकते हैं, प्ले करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
अम्लीय वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है? तो अम्लीय वर्षा जो है एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय वर्षा वर्षा का मेन कारण है यहाँ पे कि वो एसिड फॉर्म कर लेती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो किसकी फॉर्मेशन करती है? एसिड की फॉर्मेशन करती है, सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। और वो फिर वर्षा के जल के साथ मिल जाता है, वो हवा में रहता है, वर्षा के जल के साथ मिल जाता है और एसिड रेन बना लेता है। ठीक है ना। ओजोन परत का हटना, ये क्या है? तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, समताप मंडल में पाया जाता है। तो हमारे जैसे कि वायुमंडल में जो गैस हम सुनते हैं, जैसा कि इसमें बताया कि भाई ये सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, नियॉन, इन इसमें एक ओजोन भी है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का O2 होता है, ऐसे ओजोन का O3 होता है। ये जहरीली गैस है ये भी, ठीक है ना। और ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में रहती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है पृथ्वी पर आने से। ठीक है, अगर ये नहीं होगी तो इंसानियत यहाँ से खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। सो इसका हटना क्या है? अब मेन चीज़ है कि इसका हटना ये है कि इस कवच का क्षीण होना। 1970 के दशक में ये पता चला था कि ओजोन गैस जो है ना वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। खत्म क्यों होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन जो एसी वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह, इन सब से होता है। ठीक है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि व्हीकल्स से और फैक्ट्रीज से होता है। ठीक है, वो इसको जो है ना काटता रहता है। ठीक है। तो अम्ल वर्षा जो है मैं आपको बता चुका हूँ, रॉबर्ट अंगस ने सन 1872 में इसको पहचाना था। और अम्लीय वर्षा की समस्या अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे, इनमें जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अम्लीय वर्षा में आपको बता चुका हूँ कि जो एसिड की फॉर्मेशन, बारिश, एसिड जो है बारिश के साथ मिलके नीचे गिर जाता है, तो वो अम्लीय वर्षा होती है। स्तंभ पिघलन क्या है? पिघलन ये होता है कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई है, लगभग लगभग बढ़ ही रही है। ठीक है, कार्बन CO2 का उत्सर्जन हो ही रहा है। तो उससे क्या होता है कि जो ऊष्मा, जो रोशनी, जो किरणें एंटर कर गई सूर्य की पृथ्वी पे, वो वापस बाहर नहीं जा पा रही यहाँ से। ठीक है, तो वो अंदर ही रह जा रही है हमारे इस पर्यावरण में, हमारे इस आसपास ही। तो यहाँ पे रहेंगी तो क्या, और किरण आती है सूर्य से, तो इकट्ठी हो रही। कहने का मतलब यहाँ पे ताप जो है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो हिमखंड है, जो ग्लेशियर है, ठीक है, ध्रुवों पे जो हमेशा बर्फ जमी रहती है, वो क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो पिघलेंगे। तो भैया इससे ही जो ग्लोबल वार्मिंग जो बोला गया है वर्ड, वो यही है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। CO2 एक आवरण बना लेती है, जिससे ताप जो है वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाता, यहीं पे हो जाता है, तो यहाँ का ताप जो है ना बढ़ जाता है। तो हिमखंड पिघलने लगते हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ने लगता है और जलवायु संकट जो है ना वो उत्पन्न होने लगता है। अम्लीय वर्षा में मुख्यतः पाए जाने वाले 3 अम्लों के नाम। तो 3 अम्ल जो है, एक तो है आपका नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 3 अम्ल ये रहते हैं। और सल्फ्यूरस एसिड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, H2SO3। ठीक है। ओजोन परत के क्षरण के क्या कारण हैं? तो ओजोन परत के क्षरण के जो है ना, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लिख सकते हैं और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है। हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन। बाढ़ का एक कारण लिखिए। बहुत अत्यधिक वर्षा हो गई तो बाढ़ आ जाती है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, क्या क्या स्रोत हैं? प्राकृतिक स्रोत तो ये है कि बिजली कड़क रही है ना। मानव निर्मित स्रोत, कुछ भी, हम कारखाने वारखाने, डीजे वीजे, लाउड स्पीकर, ट्रांजिस्टर, बाइक से साइलेंसर निकाल दिया, ये सब चीज़ें। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? सो आपदा प्रबंधन ये है कि किसी भी आपदा की भीषणता को कम करने के लिए जो भी हम तरीके अपनाते हैं वो आपदा प्रबंधन में आते हैं, ताकि हानि कम से कम हो। जल प्रदूषण का उपचार बताइए। तो जल प्रदूषण का उपचार ये है कि जो कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक तत्व हैं वो जल जो संसाधन है उनमें ना जाए, उनको कहीं हम क्या डिकम्पोज कर दें। ठीक है ना। ओजोन छिद्र का एक कारण, मानव निर्मित CFC यौगिक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे फ्लोरोकार्बन ही लिखा हुआ है बस। बाढ़ की एक हानि, भाई बाढ़ की बहुत सारी हानि आप लिख सकते हैं। धन माल जान का नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, जनधन की हानि। भूकंप का एक कारण, भूकंप का एक कारण ये है कि भाई जो पृथ्वी है इसकी कोर में लावा है, मतलब सेंटर में, इसके बीच में, अंदर में। ठीक है, तो वहाँ पे जो हीटअप होता है, वहाँ से गैस और लावा निकलता है, सो उसकी वजह से जो कंपन होता है उसके कारण भूकंप आते हैं। अब बात करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक या मानवीय या कृत्रिम होते हैं। जो पदार्थ वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं
उन्हें प्रदूषक तत्व कहते हैं। पर्यावरण में प्रदूषण मानव तथा प्रकृति द्वारा होता है, दोनों चीज़ें मिलकर करती हैं। ठीक है, प्रदूषण से पर्यावरण का क्या ह्रास होता है। ठीक है, पर्यावरण का नुकसान होता है। पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव जीव जगत तथा भौतिक जगत पर पड़ता है। ठीक है, जैविक और अजैविक यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ठीक है, सिक्स्थ है जल प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाएं होती हैं। ठीक है, मानव और उसकी गतिविधियां समाज के द्वारा नियंत्रित होती हैं। शिक्षा का संबंध बालक व उसके पर्यावरण से है। नाइन्थ है धूल प्रदूषण का कारण है। धूल कौन से प्रदूषण का कारण है? वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कौन से सन में बना था? 1981। ऐसी वर्षा जिसमें की मात्रा अधिक होती है अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, H2SO4, या उसमें नाइट्रिक एसिड भी लिख सकते हैं आप, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे ज़्यादा रहता है, मेन कंपोनेंट है। भारत में ओजोन परत के क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन हेतु नियम कौन से वर्ष में बनाए गए? तो ये जो बनाया गया सन 2000 में बनाया गया। ठीक है, ओजोन परत सूर्य से, ये आ गए आंसर भी भैया। ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी रेज को रोकती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी रेज को रोकती है। ठीक है भाई, 14 और 15 दोनों एक ही है। अब यहाँ पे क्या दिया है? अल्ट्रावायलेट दे दिया, इसमें पराबैंगनी दे दिया, बात एक ही है। 16th, चक्रवात एक तेज तूफान है जिसमें वायु तेजी से घड़ी की दिशा में घूमती है। आमतौर पर अम्ल वर्षा में 70% सल्फर के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो N2O है, ठीक है, जो मैं बता रहा था आपको, उसके ऑक्साइड भी यहाँ पे होते हैं। तो ये कितने प्रतिशत होते हैं? 30% होते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मुख्यतः पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस से होता है। अधिक शोर के कारण एड्रिनल हार्मोनों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होने लगता है। नदियों में धार्मिक आयोजनों के अवशिष्ट पदार्थों को नहीं फेंकना चाहिए ताकि जल प्रदूषण न हो। सत्य असत्य कथनों की ओर हम बढ़ते हैं। और प्रदूषण भौतिक तथा सामाजिक होता है। वायु प्रदूषण तथा धूल प्रदूषण में अंतर नहीं है, तो दोनों ही सत्य है। प्रदूषण से पर्यावरण का विघटन नहीं होता, होता है भैया, यह सत्य है। जो पदार्थ पर्यावरण में प्रदूषण करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रकृति तथा मानव दोनों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण होता है, हाँ बिल्कुल होता है। ये प्रदूषण भौतिक तथा सामाजिक होता है। और ये फिफ्थ एक जैसे ही हैं। पर्यावरण प्रदूषण एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। भोपाल गैस त्रासदी हेतु मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो उत्तरदायी थी। अगर आप पढ़ेंगे तो यही आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। शांत क्षेत्र में केवल 40 डेसिबल शोर ही मानक रूप से स्वीकार्य है। वर्तमान में यमुना को खुला नाला एवं गंगा को प्रदूषित शुद्धिकारक कहा जाता है। अम्लीय वर्षा हेतु सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। रेडियोधर्मी प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रदूषण ओजोन परत को प्रभावित करता है। कानूनी प्रावधान से ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो सारे ही यहाँ पे ये सत्य थे। ठीक है, आपको भी क्लियर हो रहे होंगे। और अब हम बढ़ते हैं, कौन सा आ गया भैया, बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर से, कि क्या कुछ है यहाँ पर। और ये लास्ट पॉइंट रहेगा 4th यूनिट का। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? ठीक है, तो भौतिक घटक नहीं है खनिज लवण। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? तो मृदा प्रदूषक नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, DDT, एल्ड्रीन, गैमेक्सिन, ये सब का छिड़काव होता था तो मृदा मिट्टी को प्रदूषित करते थे। निम्न में किस मात्रा से अधिक ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषण माना गया है? वो तो 80 डेसिबल से ज़्यादा को ध्वनि प्रदूषण माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषण है? धूल, वायु, भूजल, तो ये सभी यहाँ पे है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रकार है? भौतिक, रासायनिक, जैविक, तीनों ही है। निम्नांकित में से किस स्रोत से तापीय प्रदूषण होता है? घरेलू ईंधन से, रासायनिक कीटनाशक से, स्वचालित वाहन से, या परमाणु परीक्षण से। पर तो परमाणु परीक्षण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे, अब घरेलू ईंधन भी टेम्परेचर है लेकिन उतना नहीं है ना। परमाणु परीक्षण में करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक प्रदूषक है? कौन सा है जो अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है? CO2 है, SO2 है, H2S है, या फिर ये सभी हैं? सो यहाँ पे अकार्बनिक ही है। एक तो कार्बन आपको दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, सर इसमें तो कार्बन हमें दिख रहा है, तो ये अकार्बनिक है। हर वो कार्बन वाला पदार्थ
ऑर्गेनिक नहीं होता जिसमें कार्बन मौजूद है, लेकिन ऐसे बहुत कम है। ठीक है, और कार्बन वाले पदार्थ ऑर्गेनिक होते हैं, ऐसे पदार्थ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो CO2 जो है ये यहाँ पे अकार्बनिक है, इसको याद रखना। ठीक है, CO2 हुआ, CO3 हुए, ये जो है इनऑर्गेनिक रहते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सी ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है? तो डेसिबल है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है? एल्डिहाइड, अल्कोहल या फिर कीटोन? तो तीनों ही ये जो है, एल्डिहाइड CHO होता है, अल्कोहल OH होता है, और कीटोन जो है C डबल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, उसको जानने की भी जरूरत नहीं है। ये सभी तीनों ही जो है ये ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है? घरेलू ईंधन, उद्योगों से प्रदूषण, वाहनों से प्रदूषण? तो ये तीनों ही है। स्वचालित वाहनों से होने वाला प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी, वायु या फिर तापीय, कैसा होता है? तो वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक मृदा प्रदूषक है? जो प्राकृतिक है और मृदा मिट्टी को प्रदूषित करता है वो कौन सा है? भू उत्खनन है, मृदा क्षरण है, ज्वालामुखी है? तो ये तीनों ही है। ठीक है ना। नगरों में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है परिवहन, खनिज अपशिष्ट, औद्योगिक बहिस्राव या कृषि अपशिष्ट? जल प्रदूषण तो नगरों से जो है ना, औद्योगिक बहिस्राव मतलब जो फैक्ट्रियां हैं उनसे जो वेस्टेज निकलता है वो पानी में जाता है और प्रदूषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है? घरेलू बहिस्राव है, औद्योगिक बहिस्राव है, कृषि बहिस्राव है, तीनों ही जो है मानव के द्वारा किए जाते हैं, तो ये D आएगा ये सभी। जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्न में से कौन सा है? जल चक्र का बाधित होना, वर्षा की कमी होना, जल में खारेपन की अधिकता, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी? तो जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव मुझे लगता है, ठीक है, तो जलीय जीवन खत्म हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत प्रदूषण है? तो सभी मानवकृत प्रदूषण है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानवीय शरीर को निम्न में से कौन सी बीमारी होने का खतरा सर्वाधिक होता है? ठीक है, रेडियोधर्मी से कैंसर का खतरा, अक्षय रोग का खतरा, या एड्स या फिर निमोनिया? कौन से? मुझे लग रहा है कैंसर ही सही होगा और आप सबको भी यही लगना चाहिए। निम्न में कौन सा मानवकृत मृदा प्रदूषक है? मानवकृत मृदा प्रदूषक घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक? तो ये सभी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बस चेंज हो रही थोड़ी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण करता है? कीटनाशक, धुआं, स्वचालित वाहनों द्वारा निर्गत गैसें या हवाई जहाज? तो यहाँ पे जो है कीटनाशक आपको लगाना पड़ेगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है, याद रखना इसको। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? तो अंटार्कटिका में ये पाया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। तो आई होप बहुत लोगों को आपको याद भी होगा। और ये विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो ये देखना पड़ेगा नीचे। ए नॉर्वे, स्वीडन, क्योंकि मुझे याद नहीं था भैया। अम्लीय वर्षा का रूप होता है, अम्लीय वर्षा का रूप नम वर्षा, शुष्क वर्षा, दोनों ही, या कोई भी? दोनों ही। ओजोन छिद्र का प्रभाव होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, मौसम का परिवर्तन होता है, या सारी ही चीज़ें होती हैं? तो ये जो है ना, सारी ही चीज़ें होती हैं भाई। तापमान बढ़ेगा तो समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। अब इसमें ये मत समझना कि सर ये कैसे हो रहा, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है ना, और मौसम परिवर्तित होगा। ये सब चीज़ें। यहाँ पे आपकी 4th यूनिट होती है फिनिश। अब हम बढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 की ओर और देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है? पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन क्या है? सॉरी, असंतुलन क्या है? संतुलन भी पूछ सकता है, असंतुलन भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, असंतुलन क्या है? जब चीज़ें बिगड़ जाए। ठीक है ना भाई, जंगल ज़्यादा काट लिए, वर्षा नहीं हो रही, या ज़्यादा वर्षा हो रही है कि नहीं? ये असंतुलन है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों में असंतुलन होगा तो यहाँ पे पर्यावरण असंतुलन पैदा हो जाएगा। पर्यावरण की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है? प्रदूषण को रोक दो, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सीमित उपयोग करो, सब कुछ सही चलेगा। वनों का संरक्षण करने के लिए सरकार का सबसे कारगर कदम क्या है? कि अवैध कटाई पे जो है कानूनी रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा जो है 12 मई 1952 को हुई थी। गंगा योजना, गंगा योजना ये थी कि गंगा को पवित्र करना है। ठीक है, राजीव गांधी जी ने ये संकल्प लिया था और एक योजना बनाई थी जिसे गंगा योजना कहते हैं। लॉकडाउन ने गंगा को अपने आप ही साफ कर दिया। संरक्षण का अर्थ बताइए। संरक्षण का अर्थ ये है किसी की रक्षा करना, किसी को सहारा देना। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को
की हेल्प करना उसके उत्थान के लिए, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, सो उपाय क्या है, वही जागरूकता फैलाओ, है ना, मॉक ड्रिल चलाओ, और जो है प्रैक्टिकल चीज़ें करा सकते हैं हम स्कूल वगैरह में, इन सब चीज़ों से जोड़ सकते हैं, वहाँ पे प्ले वगैरह करा सकते हैं। तो ये संरक्षण के उपाय, सबसे पहले तो जागरूकता हमें जो है फैलानी होगी। जागरूक अगर हम होंगे तभी हम संरक्षण कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम जो पर्यावरण प्रबंधन कार्यों को संचालित करती हैं, एक तो यूनेस्को है, ठीक है। तो यूनेस्को जो पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम है उनको संचालित कर। सो सेकंड यहाँ पे आ जाएगी आपकी एफएओ, लिख सकते हो, खाद्य एवं कृषि संगठन, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और डब्ल्यूएचओ को भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो दूसरा नाम ये आ जाएगा यहाँ पे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दो ऐच्छिक संस्थाओं के नाम बताएं। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, काउंसिल ऑफ एनवायरमेंट क्वालिटी। स्थायी विकास, स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सामान्य अर्थ है कि विनाश, किसी का विनाश किए बिना एक ऐसा प्रयास जो लंबे समय तक चले, है ना, एक ऐसा अच्छा कार्य जो लंबे समय तक चले, एक ऐसा विकास जो बहुत दिनों तक बना रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। टिकाऊ विकास, यहाँ पे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लिख सकते हैं। गंगा कार्य योजना कब तैयार हुई? 1984। टिहरी बांध के विरुद्ध किसने आंदोलन चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने टिहरी बांध के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका, विद्यालय की ही भूमिका हमने कई बार चर्चा की है इस बारे में, ठीक है, छोटे छोटे प्रश्नों में, एक एक लाइन में, कि भाई विद्यालय जो है बच्चों को अगर अवेयर करेगा पर्यावरण के लिए, तो बच्चे अवेयर होंगे तो हमारा भविष्य जो है वो सेफ होगा और उससे पर्यावरण भी सेफ होगा, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हम चला सकते हैं विद्यालय में। मृदा संरक्षण के उपाय, कीटनाशक का प्रयोग कम हो या ना हो, ठीक है, या फिर उतना ही कीटनाशक डालें जो सिर्फ फसलों को कीटों से बचाए। कुछ लोग है ना बाल्टी भर भर के डाल दे रहे हैं, ऐसा ना करें। नेक्स्ट आ जाता है आपका, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। जल संरक्षण की एक विधि, वर्षा जल का संरक्षण कर लो। नेक्स्ट आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए हैं, अनेक नियम बनाए गए हैं, अनेक अधिनियम बनाए गए हैं, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण करना आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में 1976 में संशोधन किया गया है। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था, और वन संरक्षण अधिनियम 1927 में आया था, और भोपाल गैस त्रासदी वो 2 दिसंबर 1986 को घटित हुई थी। गंगा राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्लान के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। गंगा एक्शन प्लान का नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना से बदल दिया गया था। गंगा एक्शन प्लान था, अब राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कर दिया गया था। गंगा सफाई प्राधिकरण का गठन हुआ था जून 1985, ठीक है ना। अब चलते हैं सत्य असत्य कथनों की ओर और देखते हैं क्या कुछ है वहाँ पे। यही सब रिपीट होंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय संविधान के 42वें अनुच्छेद में 1976 में संशोधन किया गया था, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को का पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सम्मेलन 14 जून 1972 को ब्राजील में हुआ था। फोर्थ है, हमारी एकमात्र पृथ्वी का नारा स्टॉकहोम सम्मेलन में दिया गया था। फिफ्थ है, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था। सिक्स्थ है, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1974 में आयोजित किया गया था। नहीं, पृथ्वी सम्मेलन जो है 1972 में आयोजित किया गया था, है ना। सेवंथ है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय श्रीमती इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। भारतवर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1971 से प्रारंभ किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 1973 में जो है शुरू हुआ था। नाइन्थ है, IBWL की स्थापना 1952 में। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि IBWL की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसको बोलते हैं। 1952 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। ये रहे आंसर भी आपके।
विश्व ओजोन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है? नहीं, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चिपको आंदोलन अलकनंदा घाटी में स्थित रेणी गांव में 1972 में प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही। पशु चरण से वनों का विस्तार होता है? नहीं। विद्यालय एक सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में होता है। बिल्कुल सही बात है। वृक्षारोपण द्वारा भूरक्षण को रोका जा सकता है। सही बात है। और फरवरी 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ था। अब बात करते हैं हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की, और यहाँ पे 10 प्रश्न हैं जो मैं बताऊंगा और उसके बाद वीडियो होती है फिनिश। पर्यावरण संरक्षण समस्या है किसकी? संपूर्ण विश्व की है ना, किसी एक की नहीं है। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, ठीक है, तो कौन से सन में हुआ था ये हमें बताना है। 1972 में हुआ था। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। विश्व चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया था कब, ये बताना है। तो 1972 में। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन कौन से अनुच्छेद में और कब हुआ था? तो ये 42वें अनुच्छेद में 1972 में हुआ था, ठीक है ना। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1986 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए आंसर भी नीचे आ गया है। तो 7th का आंसर है नैरोबी, है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था? तो 19 नवंबर 1986 को। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन जल दिवस होता है उसी दिन जल दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। तो हम भी वही पूछ रहे हैं किस दिन होता है? ये होता है 22 मार्च को। ओजोन की परत के विनाश से कौन सा रोग संभव है? तो यहाँ पे कैंसर, ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे ये फिनिश हुए हैं आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारे सभी टॉपिक यहाँ पे इंक्लूडेड है। लगभग अगर आपको विस्तृत उत्तरीय के लिए कोई टॉपिक आपका छूट रहा है तो प्लीज़ उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है